हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। देखिए दोस्तों, आपको दिन में कम से कम 3 से लेकर 4 सब्जेक्ट आपको टेक्निकल पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं तो ऐसे 14 सब्जेक्ट हो गए हैं। तब 14वें सब्जेक्ट की बारी आएगी तो आप पहला सब्जेक्ट भूल चुके होंगे। तो ऐसे अगर आप 3-3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलते हैं तो आपके जो भी 14 सब्जेक्ट है उनका बार बार रिवीजन जल्दी जल्दी होता रहेगा, तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। क्योंकि हम लोग जो है बार बार भूल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बाद में हम लोग याद करना ही छोड़ देते हैं। और दोस्तों, अगर आप सिर्फ टेक्निकल टेक्निकल पढ़ते चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको साथ में नॉन टेक भी पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में नॉन टेक में जो भी क्वेश्चन 3 नंबर के आने वाले हैं वो सबसे पहले कवर कीजिए। जैसे जनरल नॉलेज हो गई है, कंप्यूटर हो गई है, रीजनिंग हो गई है, तो ये इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और जो हिंदी अंग्रेजी है ये आप बाद में पढ़िए, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का ही बनता है। और टेक्निकल पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके दोबारा से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरी देखिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो भी आप इनके आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। जो भी हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट में, उसका क्या उद्देश्य होता है? टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट, टू डिटरमाइन द फाइननेस। तो इसका आंसर है ए, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। जो भी हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं वो ली चैटलियर एपरेटस से करते हैं, और इससे हम लोग सीमेंट में जो है लाइम का पता लगाते हैं। जो भी फ्री लाइम है, इसमें जो ली चैटलियर एपरेटस होता है उसकी जो हाइट है वो 30 mm होती है, और उसका जो डाया है वो 30 mm होता है। और जो इंडिकेटर आर्म्स हैं वो 165 mm होती हैं, और इनके जो बीच की दूरी है वो 0.5 mm होती है। और जो ओपीसी के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं तो उनके लिए जो ये इंडिकेटर आर्म्स हैं इनके बीच की दूरी 10 mm से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तब हम लोग इसका सीमेंट का अनसाउंडनेस टेस्ट करेंगे। अनसाउंडनेस में क्या होता है? जो भी हम लोग सीमेंट पेस्ट इसमें भरेंगे उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, तो इसके कारण जो इंडिकेटर आर्म्स हैं ये फैलेंगी दूर दूर। तो जो ओपीसी के लिए है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग। तो नीचे दिए गए जो सीमेंट है इनमें से किस सीमेंट का यूज करने पर जो कंक्रीट बनेगी उसके लिए क्यूरिंग पीरियड तराई के समय सबसे कम होगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या स्लैग सीमेंट? तो इसका आंसर है ए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो क्यूरिंग पीरियड है वो सबसे कम होगा। इसकी जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो 3 दिनों में गेन कर लेता है, जितना ओपीसी 7 दिनों में करता है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट अपॉन एडिशन ऑफ वाटर सेट्स एंड हार्डन्स फर्स्ट? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या डाई कैल्शियम सिलिकेट या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट? तो इसका आंसर है ए। जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट करता है पानी के साथ, और इसका जो है हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स हो जाता है। और उसके बाद फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट रिएक्ट करता है, उसका हाइड्रेशन भी 24 आवर्स के अंदर हो जाता है। इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिएक्ट करता है और इसका जो हाइड्रेशन है विद इन 1 वीक हो जाता है। और उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी वजह से जो है प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ आती है और इसका जो हाइड्रेशन है 1 साल तक चलता रहता है। तो इसका आंसर हो गया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसकी जो है फ्लैश सेटिंग हो जाती है, सबसे पहले ये सेट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल विच कॉज एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज। तो किसकी वजह से जो है सीमेंट में एफ्लोरेसेंस होता है? एफ्लोरेसेंस क्या होता है? उत्फुल्लन, हिंदी में उत्फुल्लन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रे और व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं जहां भी हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। तो किसकी वजह से होता है? ये होता है एल्केलीज की वजह से। सीमेंट में इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.2 से 1% के बीच इसकी जो है मात्रा वेरी करती है सीमेंट में। इसकी वजह से एफ्लोरेसेंस हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अ क्विक सेटिंग सीमेंट हैज एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है? 5 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट या 50 मिनट? तो इसका आंसर है 5 मिनट। क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। और जो क्विक सेटिंग सीमेंट है इसका यूज हम लोग कर सकते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग और ग्राउटिंग ऑपरेशंस में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज। तो जो नीचे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं इनमें से सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन है? एल्यूमिना है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है या लाइम है? तो इसका आंसर है डी, लाइम है सबसे मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो 62 से 67% के बीच वेरी करती है
और ये एक बंधक पदार्थ की तरह काम करता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह ये काम करता है लाइम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। जब भी हम लोग सीमेंट के लिए सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं, या वो इनिशियल सेटिंग टाइम हो या फाइनल सेटिंग टाइम, तो उससे पहले हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, फाइननेस टेस्ट या कंसिस्टेंसी टेस्ट? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के बाद हम लोगों को वाटर कंटेंट की मात्रा का पता चल जाता है कि कितना वाटर चाहिए है एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग जो है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं। और जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो पानी की मात्रा चाहिए होती है वो होती है 0.85 पी। पी यहाँ पे क्या है? पी वो वाटर कंटेंट है जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए यूज किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलिक एसिड में बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। ओलिक एसिड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस सीमेंट के निर्माण में करते हैं? व्हाइट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, एंटीबैक्टीरियल सीमेंट या पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट? जब भी हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट का निर्माण करते हैं तो ओलिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा सीमेंट होता है जो लॉन्ग टाइम तक अगर हम लोग इसको स्टोरेज करके रखते हैं तो इसमें जो है वो खराब नहीं होता है। ये नमी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड होते हैं, ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, उनके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ये सीमेंट जल्दी नमी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होता है। लॉन्ग स्टोरेज कर सकते हैं, और अगर हम लोगों को लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना है, इस स्थान से इस स्थान लंबी दूरी पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेटेड विद आईएस कोड ऑफ। इसके लिए जो कोड हो गया है वो है आईएस 8043/1991। तो आप ये बिल्कुल याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ओपीसी इज। तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.15, 4.95, 2.05 या 1.05? तो इसका आप जो है आंसर कमेंट में लिख के जरूर बताइए, आपको पता है कि नहीं पता है। तो पहला क्वेश्चन है, द फोर काइंड ऑफ क्रिस्टल्स इन थिन सेक्शन ऑफ सीमेंट आर एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड। चौथा कौन सा है? चार होते हैं जिनको हम लोग बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो जेलाइट है, एलाइट है, डेलाइट है या फेलाइट है? तो ये चौथा ऑप्शन है, इसका जो चौथा कंपाउंड है वो फेलाइट है। तो इसकी जरा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जो एलाइट होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। बेलाइट होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। सेलाइट होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और फेलाइट होता है टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट। तो ये चारों हो गए हैं। एलाइट हो गया है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बेलाइट डाई कैल्शियम सिलिकेट, सेलाइट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फेलाइट टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं C3S की, तो ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रदान करता है सीमेंट में। डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मतलब 1 साल तक इसमें स्ट्रेंथ आती रहती है इसकी वजह से। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण सीमेंट में फ्लैश सेटिंग हो जाती है। और फेलाइट ये रोस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी सीमेंट को नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज स्पेसिफाइड इन इंडियन स्टैंडर्ड इज। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है? ग्रेटर देन 30 मिनट या लेस देन 30 मिनट? इसी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका आंसर है ए, ग्रेटर देन 30 मिनट। जो भी प्रारंभिक जमाव काल है वो 30 मिनट से ज्यादा होगा, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 30 मिनट से कम होगा तो जो भी हम लोग काम करते हैं जैसे मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कॉम्पैक्टिंग, तो इन सब में बहुत कम समय मिलेगा। इसलिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से ज्यादा ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड द। जो भी हम लोग एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं सीमेंट पे वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है अनसाउंडनेस निकालने के लिए, या इग्निशन लॉस, या स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फाइननेस। तो ये फाइननेस निकालने के लिए जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट है वो हम लोग फाइननेस निकालने के लिए करते हैं। इससे पता चलता है कि सीमेंट कितना महीन है। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, इसमें हम लोग सीमेंट भर देते हैं और एक साइड से हम लोग इसमें एयर पास कराते हैं। तो सीमेंट जितना ज्यादा महीन होगा उतनी ही कम एयर यहाँ से पास होगी, और जितना कम महीन होगा उतनी ही ज्यादा एयर पास होगी। तो जिस एपरेटस से हम लोग ये टेस्ट करते हैं इसको बोलते हैं ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस। तो जो ओपीसी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए वो होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है LMRC 2018 के पेपर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 3 मंथ टू दैट एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग।
जो भी सीमेंट कंक्रीट है उसको हम लोगों ने 3 मंथ तक उसकी क्यूरिंग की, तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, और 28 डेज हमने उसकी क्यूरिंग की तब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो होगा 1.15। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर आईएस स्पेसिफिकेशंस व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी के लिए जो मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है, वो होता है 10 आवर, 10 घंटे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ। तो जो भी सीमेंट में सेटिंग और हार्डनिंग होती है वो किसके हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस के कारण होती है। तो इसका आंसर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसके कारण जो जब भी हम सीमेंट में जैसे ही पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले इसकी क्रिया होती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, इसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की क्रिया होती है, उसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की होती है, उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट की। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से आती है, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की वजह से, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रेशन। रिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स और एक्सीलेटर्स। तो इसका आंसर है रिटार्डर्स। मतलब इनकी वजह से जो है हाइड्रेशन की जो रिएक्शन है वो धीमी हो जाती है। इसका उदाहरण है जिप्सम। जिप्सम की वजह से जो हाइड्रेशन है वो धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है द इनसॉल्युबल रेसिड्यू इन द सीमेंट शुड बी। तो ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में भी आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अघुलनशील अवशेष है वो सीमेंट में कितने से कम होना चाहिए। तो ये लेस देन 1.5% से कम होना चाहिए। जब भी हम लोग सीमेंट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो वो जो अवशेष हैं, अघुलनशील अवशेष हैं, इनसॉल्युबल रेसिड्यू है, वो 1.5% से अधिक नहीं बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ ली चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर। 0.01 मीटर, 0.1 मीटर, 0.05 मीटर या 0.03 मीटर। तो इसका आंसर है 0.03 मीटर। थोड़ा इसको डिटेल्स में देखते हैं। जो ली चैटलियर एपरेटस होता है इससे हम लोग अनसाउंडनेस निकालते हैं ड्यू टू लाइम। लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस होती है उसको हम लोग ली चैटलियर एपरेटस से निकालते हैं। तो इसमें एक एपरेटस होता है, इसकी जो हाइट है वो होती है 30 mm। इसको हम लोग mm में बदलेंगे तो ये 30 mm हो जाएगा, और इसका जो डाया होता है वो होता है 30 mm। और जो इसकी इंडिकेटर आर्म्स होती है उनकी लेंथ होती है 165 mm। और ये जो इंडिकेटर आर्म्स के बीच की दूरी होती है ये होती है 0.5 mm। तब हम लोग ओपीसी के लिए टेस्ट करते हैं तो जो इंडिकेटर आर्म्स हैं उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, यानी 10 mm से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी जो सीमेंट की अनसाउंडनेस है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग। तो मास कंक्रीटिंग के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो इसका आंसर है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इसका यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग के लिए क्योंकि इसमें जो है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। इसका यूज हम लोग सी वाटर में भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट क्लोराइड एंड सल्फेट वो काफी ज्यादा होता है, और इसकी जो परमेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट। जो भी सीमेंट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम लोग मिलाते हैं जैसे हो गया लाइम, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम। तो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं उनको हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है बर्न करते हैं, वो हो गया है 1600 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी सीमेंट के इंग्रेडिएंट है उनका जो रेंज होती है वो होती है 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वीकैट्स एपरेटस इज यूज्ड फॉर। वीकैट्स एपरेटस का हम लोग यूज करते हैं कंसिस्टेंसी निकालने के लिए। इसमें होता क्या है, एक प्लंजर होता है जिसको हम लोग वीकैट्स प्लंजर बोलते हैं। इसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 50 mm, और जो इसका जो डाया रहता है वो रहता है 10 mm। और इसमें एक मोल्ड होता है जिसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 40 mm, और जो इसका जो डाया रहता है वो रहता है 80 mm। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसमें जो ये वीकट्स प्लंजर हो गया इसको हम लोग पेनिट्रेट कराते हैं, इसमें सीमेंट का पेस्ट भर देते हैं इस मोल्ड में, फिर इसमें ऊपर से वीकट्स प्लंजर को पेनिट्रेट कराते हैं। तो ये ऊपर से 33 से लेके 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाना चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी टेस्ट कहलाता है। फिर उसमें हम लोग वाटर कंटेंट की मात्रा निकाल लेते हैं, तो ये होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन एवरेज हाउ मच परसेंट वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम लोगों को कितना पानी चाहिए है सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए।
तो इसका सही आंसर है 23% हम लोगों को पानी चाहिए है सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसके लिए हम लोगों को 21% पानी चाहिए है, और जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है उसके लिए हम लोगों को 24% पानी चाहिए है, और जो सीमेंट है उसके कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23% चाहिए है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो 15% पानी है वो पोर्स में, जो भी सीमेंट में वाइट्स होते हैं उनमें चला जाता है, वो हाइड्रेशन के लिए यूज में नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोगों को टोटल 38% पानी की जरूरत पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कैल्सिनेशन से प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट, कंकर, जिप्सम या लाइमस्टोन। तो ये जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ। जब हम लोग सीमेंट का निर्माण करते हैं तो उसमें जिप्सम क्यों मिलाते हैं? सीमेंटिंग के लिए, या सेटिंग के लिए, या रिटार्डिंग द सीमेंट, या हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। तो इसका आंसर है सी, रिटार्डिंग द सेटिंग। तो जो जिप्सम की मात्रा जो हम लोग मिलाते हैं वो होती है 3 से 4% के बीच वेरी करती है, और इससे जो है इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, सीमेंट जल्दी नहीं जमता है, जिससे हम लोगों को जो भी काम करने हैं, जैसे मिक्सिंग करनी है, ट्रांसपोर्टिंग करनी है, प्लेसिंग करनी है, कॉम्पैक्टिंग करनी है, तो वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट फॉर। तो सीमेंट में जिप्सम क्यों एडेड किया जाता है? पहले नंबर का ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हाई स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, बी कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, सी लोअरिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर ऑफ द सीमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो गया है बी, कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो जो ओपीसी होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। किस लिए हम लोग जिप्सम मिलाते हैं सीमेंट में? कंट्रोलिंग फाइनल सेटिंग टाइम, मेक सीमेंट हाइड्रोफोबिक, गिव कलर टू द सीमेंट, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इसका आंसर है डी, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। आगे बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लाइम सैचुरेशन प्रेजेंट इन 53 ग्रेड ओपीसी? तो इसका आंसर है सी, 0.8%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन। तो ब्लेंस एयर परमिबिलिटी एपरेटस किस लिए यूज किया जाता है? फाइननेस निकालने के लिए, या फाइनल सेटिंग टाइम, या मॉइस्चर कंटेंट, या साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। तो इसका आंसर है फाइननेस निकालने के लिए ब्लेंस एयर परमिबिलिटी एपरेटस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एपरेटस हो गया है, इसमें हम लोग सीमेंट भर देते हैं और यहाँ से जो है एयर पास कराते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल पे आधारित है, अगर सीमेंट ज्यादा महीन होगा तो कम एयर पास होगी, अगर कम महीन होगा तो ज्यादा एयर पास होगी। तो ओपीसी के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एलएमआरसी के पेपर में। तो ओपीसी के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर हम लोग सीमेंट लेंगे तो उसके लिए जो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लेंस एयर परमिबिलिटी एपरेटस फाइननेस निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। सीमेंट में जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है वो लाइम के कारण होती है। जो लाइम है वो एक बंधक पदार्थ का काम करता है, इससे सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।